चीन अब अमेरिका, इजराइल, ईरान युद्ध में प्रमुख हारने वालों में दिख रहा है। बीजिंग पर बम नहीं गिरा, लेकिन इसके झटके उसके औद्योगिक तंत्र को ऐसे झकझोर रहे हैं जिनकी ज्यादातर लोगों ने उम्मीद नहीं की थी। कई सालों तक शी जिनपिंग ने कहा कि चीन आपदाओं से सुरक्षित है। उन्होंने किले जैसी अर्थव्यवस्था की धारणा बेची, यानी ऐसी व्यवस्था जो हर अहम इनपुट में आत्मनिर्भर रहे। संदेश साफ था, कोई भी बाहरी झटका चीन को नहीं तोड़ सकता। राज्य मीडिया और चीनी अधिकारी यही बात दोहराते रहे, जिससे यह मजबूत और साहसी लगा। ईरान में युद्ध शुरू होते ही दरारें तुरंत दिखने लगी। जो फैक्ट्रियां संकट में भी चलने के लिए बनी थी, अब धीमी हो गई हैं। मुनाफा कम होता जा रहा है और मजबूती की पूरी छवि अब फिसलने लगी है। मामला चीन से भी बड़ा हो जाता है, क्योंकि जब दुनिया का सबसे बड़ा विनिर्माण केंद्र कमजोर पड़ता है तो इसका असर न्यूयॉर्क से नैरोबी तक और आप पर भी पड़ता है। अगर आपको ऊंचे ईंधन दाम अभी बुरे लगते हैं तो आने वाला वक्त और बुरा हो सकता है। तो चलिए इसे समझते हैं, यह जानने के लिए कि जब ईरान को सर्दी लगती है तो चीन को छींक क्यों आती है। आपको उस एक चीज से शुरू करना होगा जिसकी उसे सबसे ज्यादा जरूरत है, तेल। और सिर्फ कोई भी नहीं, बल्कि सस्ता तेल, जिससे फैक्ट्रियां चलती रहती है। चीन ने केवल थोड़ा ईरानी तेल नहीं खरीदा, ये उस पर निर्भर था। 2025 तक बीजिंग उन बैरल्स पर इतना निर्भर हो गया था कि वे आयात प्रणाली की रीढ़ बन गए थे। कोई और आपूर्तिकर्ता इतनी जल्दी या सस्ते में वह कमी नहीं भर सकता था। संख्या स्पष्ट है, चीन ईरान के 80% से ज्यादा कच्चे तेल का आयात कर रहा था। ये लगभग 1.4 मिलियन बैरल हर दिन था। यह आपूर्ति चीन के समुद्री मार्ग से तेल आयात का करीब 13% थी। एक ऐसा देश जो रोजाना 15 मिलियन बैरल से ज्यादा तेल इस्तेमाल करता है और अपनी तेल आपूर्ति के ज्यादातर हिस्से के लिए विश्व बाजार पर निर्भर है, उसके लिए एक ही रात में इतना तेल खोना बड़ी समस्या बन सकता है। उस तेल का ज्यादातर हिस्सा बड़ी सरकारी रिफाइनरियों के पास नहीं गया, जिनके पास दीर्घकालिक अनुबंध होते हैं। इसके बजाय वह तेल इस व्यवस्था के एक बिल्कुल अलग हिस्से में चला गया। वह तेल शांडोंग की छोटी जोखिम भरी स्वतंत्र टीपॉट रिफाइनरियों में गया, जो चीन की रिफाइनिंग क्षमता का लगभग 1/4 है। ये तेजी से काम करती हैं। वे स्पॉट मार्केट से हर खेप के हिसाब से तेल खरीदती हैं और उनके पास कीमत बढ़ने पर सुरक्षा देने वाले दीर्घकालिक सौदे नहीं होते। कच्चा तेल महंगा होने पर इन पर सबसे पहले असर पड़ता है, लेकिन उस जोखिम के बावजूद टीपॉट रिफाइनरियां जितना लोग समझते हैं उससे कहीं ज्यादा मायने रखती हैं। वे कच्चे तेल से पेट्रोल, डीजल, जेट ईंधन और कारखानों के लिए जरूरी बुनियादी रासायनिक कच्चा माल बनाती हैं। ये रसायन प्लास्टिक, वस्त्र, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटो पार्ट्स व हजारों दूसरे उत्पादों में काम आते हैं। जब टीपॉट्स पूरी रफ्तार से चलते हैं तो चीन की निर्यात मशीन भी उनके साथ दौड़ती है। जब वे धीमे हो जाते हैं तो देश भर की फैक्ट्रियों को इसका असर तुरंत महसूस होता है। शिफ्ट्स घटती है, ऑर्डर देर से आते हैं और स्थानीय सरकारों को कम टैक्स मिलता है। दबाव बहुत तेजी से फैलता है। चीन ने सस्ता ईरानी तेल सिर्फ पैसे बचाने के लिए नहीं, बल्कि मुश्किल वक्त में सिस्टम को बचाने के लिए खरीदा। चीन की अर्थव्यवस्था कई सालों से दबाव में थी और घरेलू मांग भी कमजोर थी। उत्पादक कीमतें 1 साल से ज्यादा अपस्फीति में थी और कई फैक्ट्रियां 60% से कम क्षमता पर चल रही थी। मुनाफा बहुत कम था। ऐसे में हर डॉलर की अहमियत थी। दाव बड़ा होने पर समझ आता है कि बीजिंग की तेहरान पर निर्भरता क्यों बढ़ी। ईरानी कच्चा तेल ब्रेंट से $8-10 सस्ता मिलता था। कभी कभी प्रतिबंधों के कारण छूट और बढ़ जाती थी। टीपॉट रिफाइनरियां $24 प्रति बैरल मार्जिन पर चल रही थी। उनके लिए यह छूट खुला रहना या बंद होना तय करती थी। इसके बिना कई युद्ध से पहले ही बंद हो जाती। बीजिंग इसे अच्छी तरह समझता था। उनके लिए ईरान से सस्ते बैरल सिर्फ बोनस नहीं, बल्कि जीवन रेखा थे। ये एक ऐसे औद्योगिक सिस्टम के लिए प्रेशर रिलीज वॉल्व था जो कमजोर मांग, अधिक क्षमता और वैश्विक प्रतिस्पर्धा से जूझ रहा था। सुरक्षा कवच हटने पर रिफाइनिंग और पेट्रोकेमिकल्स में बंदी पूरी अर्थव्यवस्था में फैलती। फीड स्टॉक महंगा हो जाता और निर्यातकों की प्रतिस्पर्धा घटती। चीन के नाजुक विनिर्माण क्षेत्र को एक और झटका लगता। इसलिए ईरानी तेल
बीजिंग की किलेबंद अर्थव्यवस्था की सोच में आसानी से फिट बैठता है। अपनी रिफाइनिंग प्रणाली का एक बड़ा हिस्सा एक प्रतिबंधित लेकिन स्थिर साझेदार से जोड़कर चीन ने अन्य क्षेत्रों से आने वाले दामों में उतार चढ़ाव और आपूर्ति जोखिमों के खिलाफ एक सुरक्षा कवच बना लिया। ये शांत आत्म सुरक्षा थी। सस्ते कच्चे माल की सुरक्षा, फैक्ट्रियों का संचालन और बाहरी दबाव कम करना। संक्षेप में, ईरानी तेल कोई अलग थलग सौदा नहीं था। ये वो छुपा हुआ सहारा था जिसने टीपॉट रिफाइनरियों को चालू रखा, निर्यात को बहता रखा और पूरे सिस्टम को गहरे मंदी में जाने से बचाए रखा। बीजिंग ने इस पर भरोसा किया क्योंकि 2020 के दशक के मध्य में उसके पास कोई विकल्प नहीं था। 2026 में सब बदल गया। अमेरिका इजराइल के फरवरी में ईरान पर हमले और होर्मुज जलडमरू मध्य में तनाव से तेल का प्रवाह अचानक जोखिम में आ गया। यही वो समय था जब ईरान से मिलने वाला सस्ता सहारा टूट गया। बात यह नहीं थी कि ईरान ने बेचना बंद कर दिया, बल्कि युद्ध के कारण पुराने दाम पर तेल के बैरल को ले जाना असंभव हो गया। और तभी असली झटका लगा। अभी छूट गायब हो गई है। कुछ मामलों में डोंगिंग जैसे स्थानों पर रिफाइनर अचानक वैश्विक कीमत से भी ज्यादा चुका रहे हैं, ब्रेन से लगभग $1.52 ज्यादा, जबकि कुछ महीने पहले तक वे भारी छूट पर खरीद रहे थे। इस बदलाव ने एक झटके में उनका फायदा खत्म कर दिया। पहले ही कम मुनाफा रातों रात निगेटिव हो गया। बीजिंग ने नुकसान रोकने के लिए तेजी से कदम उठाए, क्योंकि जैसा आप अभी देखेंगे ये नुकसान तबाह कर देने वाला है। अधिकारियों ने आपूर्ति के लिए 55 मिलियन मीट्रिक टन के नए आयात कोटा जारी किए हैं। उन्होंने रिफाइनरियों से उत्पादन में तेज कटौती न करने को कहा, क्योंकि इससे आंकड़ों में साफ दिखेगा। उन्होंने कंपनियों को राहत देने के लिए घरेलू ईंधन कीमतों की सीमा हटाई और सभी निर्यातों को सीमित किया। उद्योग के अंदर सभी जानते हैं क्या हो रहा है। वे जानते हैं कि ये सिर्फ नुकसान को संभालने की कोशिश है, स्थायी समाधान नहीं, और नींव हिल चुकी है। ऊर्जा की लागत बढ़ने पर बाकी सब भी बढ़ता है। परिवहन महंगा हो जाता है, कच्चे माल की कीमत बढ़ जाती है और हर उत्पाद जो किसी चीनी फैक्ट्री से निकलता है उसमें वह अतिरिक्त लागत जुड़ जाती है। इससे उस मूल्य लाभ में सेंध लगती है जिस पर चीन वर्षों से निर्भर रहा है और जिसने उसकी अर्थव्यवस्था को वैश्विक मंच पर बढ़ाया। आप इसे जमीनी स्तर पर देख सकते हैं। छोटे फैक्ट्री मालिक जो कभी स्थिर और सस्ते इनपुट लागत पर निर्भर रहते थे, अब संघर्ष कर रहे हैं। उनका मुनाफा खत्म होता जा रहा है। वे काम के घंटे घटा रहे हैं और मजदूरी देने में देरी कर रहे हैं। कुछ तो पूरी तरह बंद हो रहे हैं, जिसे मजदूर तुरंत महसूस करते हैं। कम काम, कम वेतन और कम स्थिरता का मतलब है कथित किलेबंद अर्थव्यवस्था पर कम भरोसा। यही असली कहानी है। कोई चीनी फैक्ट्री सीधे मिसाइलों की चपेट में नहीं आई, लेकिन सिस्टम को बड़ा झटका लगा है। बीजिंग द्वारा सुरक्षित मानी गई सस्ती ऊर्जा अब असुरक्षित हो गई है। जो ताकत दिख रही थी वह असल में निर्भरता थी, और जैसे ही दबाव बढ़ा, दरारें दिखने लगी। वह दबाव कदम दर कदम आगे बढ़ता गया, जब तक कि वह फैक्ट्री के फर्श तक नहीं पहुंच गया और चीन की औद्योगिक मशीन के केंद्र में आकर जम गया। मार्च में चीन का उत्पादक मूल्य सूचकांक सालाना 0.5% बढ़कर आखिरकार सकारात्मक हुआ, जिससे 41 महीने की कीमतों में गिरावट का दौर खत्म हुआ। पहली नजर में यह अच्छा लगा, पर यह विकास नहीं था। फैक्ट्रियां तेज नहीं चल रही थी, वेतन भी नहीं बढ़ रहे थे। दरअसल लागतें तेजी से बढ़ रही थी। 4 साल तक फैक्ट्रियां इनपुट कीमतों के लगातार गिरने से चलती रहीं, लेकिन जैसे ही स्थिति बदली, पूरी लागत संरचना भी पलट गई। ऊर्जा शायद शुरुआत थी, लेकिन ये वहीं नहीं रुकी। इसका असर भारी उद्योग पर पड़ा है। एल्यूमीनियम, स्टील, तांबे की कीमतें बढ़ी, जो लगभग हर चीज में इस्तेमाल होती है। फोन, कारें, बैटरियां, वायरिंग, मशीनरी, निर्माण उपकरण, इनकी कीमत बदलने पर पूरा सिस्टम असर महसूस करता है। ईरान ड्रोन के जरिए प्रभावी नाकेबंदी लागू कर पाया है। ये ड्रोन आर्थिक युद्ध के ऐसे उपकरण नहीं है जो सीधे वैश्विक ऊर्जा बाजारों को प्रभावित कर सके। इसी वजह से इन ड्रोन से लड़ने के लिए देश जीपीएस जैमिंग का सहारा ले रहे हैं, ताकि उनके सिग्नल्स को बाधित किया जा सके। रूस USAI तकनीक को चकमा देने में सफल रहा है। अब पश्चिमी कंपनियां भी यही कोशिश कर रही है। AI इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ डेटा सेंटर्स तक सीमित नहीं है, बल्कि रक्षा क्षेत्र तक भी फैलता है, जहां स्वायत्त सिस्टम
अगला बड़ा मोर्चा है। अब हम आज के प्रायोजक स्पार्क एआई, कनाडा में SPAI और अमेरिका में SPAIF पर आते हैं। ये सॉफ्टवेयर कंपनी अगली पीढ़ी की GPS फ्री टारगेट एक्विजिशन और स्वायत्त नेविगेशन तकनीक विकसित कर रही है। स्पार्क एआई की तकनीक ड्रोन को पूरी तरह स्वायत्त बनाती है। अपने दम पर पता लगाने, लक्ष्य साधने और रास्ता तय करने की पूरी क्षमता। कोई GPS, रडार या बाहरी कनेक्शन नहीं। ये जीरो सिग्नेचर सिस्टम हवा, जमीन व समुद्र में चलता है। अब यह बात दिलचस्प हो जाती है। स्पार्क एआई ने अभी अभी अपने अमेरिकी सब्सिडियरी के CEO के रूप में मैट मैकरेन को नियुक्त किया है। वह ड्रोन शील्ड के पूर्व CEO है, जो $3.5 बिलियन की कंपनी है। उनका लक्ष्य स्पार्क एआई की जियो लोकेशन टेक्नोलॉजी को डिफेंस सॉल्यूशंस में बदलना और बड़े डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स से साझेदारी करना है। कंपनी ने यूक्रेन में अपने प्लेटफॉर्म की तैनाती के लिए रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की, जो सक्रिय रक्षा बाजार में उनका पहला विस्तार है। डिफेंस और कमर्शियल ड्रोन बाजार अगले 10 साल में $100 बिलियन से ज्यादा का होगा। स्पार्क एआई स्केलेबल हाई मार्जिन लाइसेंसिंग मॉडल अपनाता है। इस स्टॉक ने हाल ही में ध्यान खींचा है और ये $2 कनाडाई से थोड़ा ऊपर ट्रेड कर रहा है, जिसमें CEO अनुष मंजूरी की 34% इनसाइडर ओनरशिप है। अगर आप स्पार्क एआई के बारे में और जानना चाहते हैं तो कृपया नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को देखें। ठीक है, चलिए वापस चीन की बात करते हैं। युद्ध से पहले भी लगभग 1/4 चीनी निर्माता पहले से ही घाटे में काम कर रहे थे। वे किसी तरह टिके हुए थे, सस्ते इनपुट्स और बहुत कम मार्जिन के सहारे जिंदा थे। अब मार्जिन्स पर दोनों ओर से दबाव है। युद्ध से लागत बढ़ी है और मांग कमजोर है। यह सबसे खराब स्थिति है। उदाहरण के लिए प्लास्टिक सेक्टर को ही ले लीजिए। हम जल्द ही इसमें और गहराई से जाएंगे, लेकिन फिलहाल ये समझना जरूरी है कि दक्षिणी चीन के कुछ हिस्सों में लागत कुछ ही हफ्तों में 60% तक बढ़ गई है। ये धीरे धीरे बढ़ोतरी नहीं, बल्कि एक झटका है। वेंझाओ में रोजमर्रा की चीजें बनाने वाली फैक्ट्रियों को सिर्फ अपना कामकाज जारी रखने के लिए दाम बढ़ाने पड़े हैं। बढ़ने के लिए नहीं, विस्तार के लिए नहीं, बस 1 और महीने तक टिके रहने के लिए। यीवू में व्यापारियों ने बताया कि सप्लायर दिन में 3 बार दाम बदल रहे हैं। फिर भी जिंदा रहना तय नहीं। कमजोरी पहले से थी, बस छुपी हुई। चीन में सालों से उपभोक्ता मांग कमजोर बनी है। महामारी के बाद खर्चा थोड़ा बढ़ा, फिर घट गया और पूरी तरह वापस नहीं आया। इस समय युवाओं में बेरोजगारी भी ऊंची थी। लाखों ग्रेजुएट्स ने नौकरी के बाजार में कदम रखा, लेकिन उन्हें उम्मीद से कम स्थिर और अच्छी तनख्वाह वाली नौकरियां मिली। सिर्फ यही वजह लोगों को सतर्क बनाने के लिए काफी थी, और फिर उस पर प्रॉपर्टी संकट भी जुड़ गया। चीन में रियल एस्टेट कभी घरेलू संपत्ति का आधार था, जहां परिवार अपनी संपत्ति सुरक्षित मानते थे और भविष्य को लेकर आश्वस्त रहते थे। लेकिन जैसे जैसे प्रॉपर्टी मार्केट कमजोर हुआ, वो सुरक्षा की भावना भी डगमगाने लगी। घर अब गारंटीड संपत्ति नहीं लगने लगे, उनमें अनिश्चितता और जोखिम महसूस होने लगा। भरोसा डगमगाने पर लोगों का व्यवहार बदलता है। लोग परिवार बढ़ाने या बड़ी खरीदारी की योजना बनाना छोड़ देते हैं। घर, कार या उपकरण खरीदने के बजाय वे रुक जाते हैं और इंतजार करते हैं, जिससे यह रुझान पूरी अर्थव्यवस्था में फैलता है। आप इसे बचत के आंकड़ों में साफ देख सकते हैं। घरेलू बचत दरें दशकों के सबसे ऊंचे स्तर तक पहुंच जाती हैं, लेकिन ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है। ये बताता है कि लोग कैसा महसूस कर रहे हैं। ये सतर्कता यहाँ तक कि डर भी दिखाता है। परिवार कठिन समय के लिए तैयारी कर रहे हैं। वे जो उनके पास है उसे बचाने का फैसला कर रहे हैं, न कि उसे खर्च करने का। एक ऐसी अर्थव्यवस्था में जहां उपभोग मुख्य भूमिका निभाता है, कम खर्च का मतलब है कम गतिविधि। जब लोग कम खर्च करते हैं तो फैक्ट्रियों को कम ऑर्डर मिलते हैं। जब फैक्ट्रियां धीमी पड़ जाती हैं तो नौकरियां भी कम सुरक्षित हो जाती हैं, और जब लोग कम सुरक्षित महसूस करते हैं तो वे और भी ज्यादा बचत करने लगते हैं। तो ये सिस्टम खुद को ही और मजबूत करता रहता है। मांग कमजोर होती है, उत्पादन धीमा पड़ता है, भरोसा घटता है और बचत फिर से बढ़ जाती है। हर कदम अगले को और मजबूत करता है। समय के साथ अर्थव्यवस्था भारी, धीमी और नाजुक लगती है। इसी वजह से बाहर से मिलने वाले कम लागत के फायदे इतने महत्वपूर्ण हो गए। सस्ते इनपुट्स जैसे कि रियायती ईरानी तेल ने फैक्ट्रियों को तब भी चालू रखने में मदद की जब मांग कमजोर थी। वे एक सहारा देने वाली बीम की तरह काम करते थे, जो सिस्टम को तब संभाले रखते थे जब आंतरिक गति कम हो रही थी। उस सहारे के बिना मंदी जल्दी और ज्यादा तेज आती।
अब चीनी फैक्ट्रियों के सामने कठिन विकल्प है। अगर वे लागत बढ़ने पर दाम बढ़ाते हैं तो विदेशी खरीदार हट सकते हैं और ऑर्डर वियतनाम या भारत जैसे सस्ते देशों में जा सकते हैं। यह प्रवृत्ति पहले ही शुरू हो चुकी है और चीनी सामान की कीमतों में उछाल इसे तेज करेगा। अगर फैक्ट्रियां दाम कम रखती हैं तो हर उत्पाद पर नुकसान उठाना पड़ेगा। अब वह एक व्यवहार या व्यवसाय नहीं रह जाता है ना। जैसा कि आप देख सकते हैं, दोनों ही रास्तों पर भारी दबाव आता है और वह दबाव लगातार बढ़ता जाता है। इस समय एक और समस्या सिस्टम में फैल रही है। सप्लाई चेन में तनाव के संकेत दिखने लगे हैं। तेल सिर्फ कारों ट्रकों का ईंधन नहीं, बल्कि प्लास्टिक, रसायन और कई रोजमर्रा की जरूरी चीजों का भी कच्चा माल है जिन पर आधुनिक जीवन निर्भर करता है। तेल की आपूर्ति घटने पर इसका असर तुरंत हर चीज पर पड़ता है। खासकर प्लास्टिक बाजार में ये साफ दिखता है। पॉलीथिलीन और पॉलीप्रोपाइलीन की कीमतें 4 साल में पहली बार इतनी ऊंची हुई है। सिर्फ पॉलीइथिलीन की कीमत कुछ हफ्तों में 37% तक बढ़ी है। ये कीमतों में बदलाव कंपनियों की स्प्रेडशीट्स तक सीमित नहीं रहते, ये जमीन पर साफ दिखाई देते हैं। डोंगगुआन में झेंग मुल्ताओ को ही ले लीजिए। मुझे यकीन है मैंने नाम गलत बोला होगा। ये एक व्यस्त इलाका है जिसे अक्सर प्लास्टिक सिटी कहा जाता है। यह दुनिया के सबसे व्यस्त प्लास्टिक व्यापार केंद्रों में से एक है और अचानक यहाँ असली दबाव महसूस हो रहा है। अब ट्रक सप्लाई के इंतजार में मीलों तक लाइन में खड़े रहते हैं। कुछ जगहों पर ट्रैफिक जाम 6 या यहाँ तक कि 9 मील तक फैला हुआ है। जिन गोदामों में कभी हफ्तों का स्टॉक रहता था, वे अब कुछ ही दिनों में खाली हो रहे हैं। जैसे जैसे सप्लाई कम हो रही है, लोगों का व्यवहार भी तेजी से बदल रहा है। निर्माता घबराकर खरीदारी कर रहे हैं ताकि जो कुछ मिल रहा है उसे हासिल कर सके। लागत इतनी तेजी से बढ़ रही है कि कोई प्रतिक्रिया नहीं दे पा रहा। इसका असर एक शहर तक सीमित नहीं है। ये प्लास्टिक खाद्य पैकेजिंग, मेडिकल सप्लाई, खिलौने, ऑटो पार्ट्स और इलेक्ट्रॉनिक्स में उपयोग होते हैं और लगभग हर आधुनिक निर्माण में शामिल हैं। प्लास्टिक की कीमतें अचानक बढ़ने से उस पर निर्भर उत्पाद महंगे हो जाते हैं। कुछ सामग्रियों की कीमतें बहुत तेजी से बढ़ी हैं। ईरान हमलों के बाद चीन में पॉलीइथिलीन के कुछ प्रकारों की कीमतें दोगुनी हो गई। कारों और उच्च गुणवत्ता वाले सामानों में इस्तेमाल कार्बन फाइबर 20% महंगा हो गया है। जब चीन के अंदर दबाव इस तरह से बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो वह देश की सीमाओं के भीतर नहीं रुकता। वह बाहर की ओर बढ़ने लगता है और वैश्विक अर्थव्यवस्था को हिला देता है। विश्लेषक अब केवल काल्पनिक बातें नहीं कर रहे हैं। बीजिंग ने पहले ही उर्वरक निर्यात पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। घरेलू खाद्य सुरक्षा की रक्षा के लिए यूरिया और फॉस्फेट की आपूर्ति रोक दी है। इसने घोषणा की कि मई में सल्फ्यूरिक एसिड की खेपें बंद हो जाएंगी, जिससे विदेशों में तांबे की खनन और देश में उर्वरक उत्पादन खतरे में है। प्लास्टिक और पेट्रोकेमिकल्स पर अब तक प्रतिबंध नहीं है, पर कीमतें और कमी बढ़ने से कई लोग चेतावनी दे रहे हैं कि अगला नंबर इनका हो सकता है। ये छोटे खास बाजार की वस्तुएं नहीं हैं, ये आधुनिक उद्योग और कृषि के आधार है जो विश्व भर में उपयोग होते हैं। इन पर प्रतिबंध लगाने से इसका असर चीन से बाहर भी फैलेगा और घरेलू संरक्षण वैश्विक संकट बन सकती है। अगर चीन निर्यात कम करता है तो इसके असर जल्दी और दूर तक होंगे। यूरोप में फैक्ट्रियों की गति घट सकती है क्योंकि जरूरी पुर्जे और सामग्री दुर्लभ हो रहे हैं। अफ्रीका में उर्वरक की कमी से किसानों की पैदावार घट सकती है और लैटिन अमेरिका में निर्माण परियोजनाएं महीनों तक महंगी देरी झेल सकती हैं। इन प्रभावों की लहरें महाद्वीपों तक जाएंगी, चाहे असली बाधा ईरान के पास हजारों मील दूर समुद्र में शुरू हुई हो। यही इस कहानी का मुख्य मोड़ है। चीन इस झटके को चुपचाप नहीं सहता, बल्कि एक सीमा के बाद दबाव का कुछ हिस्सा दुनिया पर डालने लगता है। इसके शुरुआती संकेत व्यापार में दिख रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय खरीदार चुपचाप बैठे नहीं हैं और बस सब कुछ ठीक हो जाने की उम्मीद नहीं कर रहे हैं। वे ऑर्डर रद्द कर रहे हैं, भारी छूट की मांग कर रहे हैं या तेजी से अपना कारोबार दूसरे देशों के आपूर्तिकर्ताओं की ओर ले जा रहे हैं। ये मुश्किलों की दूसरी लहर पैदा करता है जो सिर्फ लागत बढ़ाने के बजाय कंपनियों की आय पर असर डालती है। यहाँ तक कि खुद अनिश्चितता भी महंगी होती जा रही है। दुनिया भर की कंपनियां एहतियात के तौर पर अतिरिक्त माल जमा करना शुरू कर रही है ताकि अगर सप्लाई पूरी तरह से बंद हो जाए तो उनके पास सुरक्षा का इंतजाम रहे। इससे बड़ी मात्रा में नकदी फंस जाती है जिसे कई व्यवसाय फंसा कर रखने का खर्च नहीं उठा सकते। कम पैसे उपलब्ध होने के कारण वे वेतन में कटौती करते हैं
उपकरणों को अपग्रेड करने में देरी करते हैं और विस्तार योजनाओं को धीमा कर देते हैं। पूरा वैश्विक सिस्टम बिल्कुल गलत समय पर भारी, धीमा और बहुत कम लचीला होता जा रहा है। धीमेपन की बात करें तो मार्च में वानहुआ केमिकल, जो चीन की सबसे बड़ी पेट्रोकेमिकल कंपनियों में से एक है, ने फोर्स मेजर घोषित किया था। साधारण भाषा में कहें तो कंपनी ने अपने ग्राहकों से कहा कि वह वादा की गई शिपमेंट्स नहीं भेज सकती। यह उनकी मर्जी का मामला नहीं था। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से सुरक्षित शिपिंग इतनी जोखिम भरी हो गई थी कि उसकी गारंटी नहीं दी जा सकती थी और इसलिए वे ऐसा नहीं कर सके। उस घोषणा से पूरी इंडस्ट्री में हलचल मच गई, क्योंकि भरोसा टूटने पर समस्याएं तेजी से बढ़ती है। फैक्ट्रियों को सिर्फ कच्चा माल नहीं चाहिए होता, उन्हें ये सामग्री हर बार तय समय पर चाहिए होती है। उन्हें ऐसी निश्चितता चाहिए जिसके आधार पर वे अपनी योजना बना सके। जब डिलीवरी में कुछ दिन या हफ्तों की देरी हो जाती है तो पूरे ऑर्डर में देरी हो जाती है। कॉन्ट्रैक्ट्स को फिर से बातचीत करके बदलना पड़ता है या पूरी तरह से रद्द करना पड़ता है। शेंजन का कोई सप्लायर अगर डेडलाइन चूक जाता है तो उसे भारी जुर्माना भरना पड़ता है। निराश और दबाव में खरीदार अगला ऑर्डर रद्द कर किसी भरोसेमंद स्रोत से सामान मंगवाता है, जिससे एक लंबी प्रतिक्रिया श्रृंखला शुरू हो जाती है। फैक्ट्री में काम कम होने पर मजदूरों की शिफ्टें और परिवारों की आमदनी घट जाती है। इसका असर भीड़भाड़ वाले बंदरगाहों से सूनी फैक्ट्री और चिंतित मजदूरों से तंगी झेलते परिवारों तक फैलता है। ये सब एक ही कारण से है। सस्ती और भरोसेमंद ऊर्जा अचानक सबसे बुरे समय पर दुर्लभ हो गई है। दबाव सिर्फ बुनियादी उद्योगों तक सीमित नहीं, ये लगातार बढ़ रहा है, उन क्षेत्रों तक पहुंच रहा है जिन पर चीन ने भविष्य की वृद्धि और तकनीकी नेतृत्व के लिए भरोसा किया है। वर्षों से शी जिनपिंग ने चीन के भविष्य की स्पष्ट दृष्टि पेश की है। देश को आत्मनिर्भर होना चाहिए, खासकर उन्नत उद्योगों जैसे सेमीकंडक्टर्स, इलेक्ट्रिक वाहन, उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भारी निवेश हुआ है। बीजिंग ने राष्ट्रीय अग्रणी कंपनियों को बढ़ावा देने और अर्थव्यवस्था को कम मुनाफे वाले फैक्ट्री कामकाज से दूर ले जाने में भारी निवेश किया है। लक्ष्य सीधा था, आने वाली तकनीकों पर नियंत्रण करो और अपनी किस्मत खुद तय करो, बाहरी दबाव से मुक्त रहो। लेकिन मध्य पूर्व में संघर्ष ने एक कमजोर कड़ी को उजागर कर दिया जिसे ज्यादातर लोगों ने कभी नहीं देखा था। ये सबके सामने छुपा था। चीन की उच्च तकनीकी महत्वाकांक्षाओं की कमजोर कड़ी हीलियम थी। हीलियम मामूली और महत्वहीन लग सकता है, लेकिन आधुनिक विनिर्माण में इसकी भूमिका बेहद अहम है। चिप निर्माता इसका उपयोग उत्पादन के दौरान सिलिकॉन वेफर्स को ठंडा करने, अल्ट्राथिन कमरों में बेहद छोटे रिसाव का पता लगाने और प्रक्रिया के हर चरण को सटीक व स्थिर बनाए रखने के लिए करते हैं। लगातार आपूर्ति न होने पर गलतियां बढ़ती हैं, उत्पादन घटता है और लाइनें कम भरोसेमंद होती हैं। इस इंडस्ट्री में जहां छोटी खामी भी करोड़ों के बैच को बर्बाद कर सकती है, हीलियम विकल्प नहीं, अनिवार्य है। समस्या तुरंत आई। दुनिया की हीलियम सप्लाई ज्यादातर मध्य पूर्व, खासकर कतर से आती है। वहां लड़ाई के चलते शिपिंग और उत्पादन रुकने से सप्लाई अचानक कम हो गई। कुछ मामलों में कीमतें कुछ हफ्तों में दुगनी हो गई। जो पहले किफायती थी अब महंगी और अनिश्चित हो गई। सबसे ज्यादा नुकसान वाली जगहों पर असर जल्दी दिखा। शंघाई जैसे हाईटेक हब्स में फैक्ट्रियों में देरी हुई। पहले जो शिपमेंट्स समय पर आती थी अब देर से या नहीं आती। शिपिंग रूट्स बदल गए, शेड्यूल्स बिगड़ गए। जो पहले आसान था अब अनिश्चित है। एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग में अनिश्चितता सिर्फ असुविधा नहीं है, ये उत्पादन और मुनाफे के लिए एक गंभीर खतरा है। हीलियम का कोई आसान विकल्प नहीं है। कोई त्वरित समाधान उत्पादन लाइन की गति व गुणवत्ता बनाए नहीं रख सकता। जब हीलियम की आपूर्ति कम हो जाती है तो इसका असर सिर्फ एक फैक्ट्री तक सीमित नहीं रहता, ये पूरे सेक्टरों में एक साथ फैल जाता है। सोचिए कितनी चीजें इस पर निर्भर करती हैं। स्मार्टफोन, इलेक्ट्रिक वाहन, डेटा सेंटर सर्वर और मेडिकल इमेजिंग उपकरण हीलियम से बने चिप्स पर निर्भर है। ये साइड बिजनेस नहीं है। यही वे उद्योग है जिन पर चीन ने अपना भविष्य दांव लगाया और जिनसे अगली विकास लहर का नेतृत्व व वैश्विक वैल्यू चेन में ऊपर उठना था। अब ये सभी एक छोटी अनदेखी गैस के दबाव में हैं और फिर से आप फैक्ट्री फ्लोर पर इस तनाव को साफ देख सकते हैं। एक सेमीकंडक्टर प्लांट जो पहले 24 घंटे चलता था अब धीमा हो गया है।
लाइनें ऑर्डर की कमी से नहीं बल्कि मुख्य इनपुट की अनिश्चितता और महंगे हीलियम के कारण धीमी हैं। डिलीवरी भी भरोसेमंद नहीं रही और कर्मचारी मशीनों को खाली बैठे हुए देखते हैं जहां पहले लगातार हलचल रहती थी। निष्क्रिय समय धीरे धीरे बढ़ता है, उत्पादन घटता है और लागत लगातार बढ़ती जाती है। एक बार जब यह मंदी शुरू होती है तो यह फैल जाती है। चिप्स की कमी से इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के पुर्जे कम होते हैं, जिससे उद्योग धीमा पड़ता है और बढ़ती लागत से मुनाफा घटता है। वही क्षेत्र जिन्हें चीन को ऊंचा उठाने के लिए बनाया गया था, अब वही दबाव महसूस कर रहे हैं जो पहले पुराने उद्योगों पर पला था। पहले हाईटेक क्षेत्र सुरक्षित और अर्थव्यवस्था के मजबूत हिस्से थे, लेकिन अब ये भी बाकी सब की तरह उसी तरह की असुरक्षा झेल रहे हैं। इन सभी दबावों के बढ़ने के साथ बीजिंग खुद को अब एक बहुत ही कठिन स्थिति में पाता है। हर नीति विकल्प में जोखिम है। अगर नेता विकास को समर्थन देने के लिए प्रोत्साहन और खर्च को बढ़ाने पर जोर देते हैं तो वे महंगाई को और भी बदतर बना सकते हैं। ऊर्जा और कच्चे माल की महंगाई से उपभोक्ता कीमतें बढ़ती है, जिससे परिवार प्रभावित होते हैं। अगर वे पीछे हटे और सतर्क रहे तो मंदी बढ़ती है। कमजोर मांग और बढ़ती लागत के कारण कई फैक्ट्रियां संघर्ष करती हैं, कुछ बंद होती हैं और नौकरियां जाती हैं। सीधे शब्दों में कहें तो कोई भी आसान बिना नुकसान वाला रास्ता नहीं है। ये सब उन समस्याओं के ऊपर हो रहा है जो पहले से मौजूद थीं। कई क्षेत्रों में फैक्ट्री क्षमता अधिक, विदेशों से मांग धीमी और वर्षों पुरानी संरचनात्मक कमजोरियां। इन समस्याओं को संघर्ष ने पैदा नहीं किया, लेकिन इसने इन्हें संभालना और भी मुश्किल बना दिया है। बीजिंग ने जवाब देने की कोशिश की है। उसने आपूर्ति को स्थिर करने के लिए रणनीतिक भंडार से कच्चा तेल जारी किया है। इसने कुछ आयातित ऊर्जा की जगह घरेलू कोयले के अधिक उपयोग को भी प्रोत्साहित किया है। इसके अलावा उत्पादन के आंकड़े गिर न जाएं, इसके लिए रिफाइनरियों को चालू रखने के लिए विशेष कोटा भी जारी किया है। कुछ क्षेत्रों में तेल की कीमतें बढ़ने से कोयला उद्योगों को भी अल्पकालिक लाभ मिला। ऊपरी तौर पर ये कदम हालात काबू में होने जैसे लगते हैं, लेकिन असल में अस्थायी उपाय हैं। ये समय तो खरीद लेते हैं, लेकिन गहरी समस्या का समाधान नहीं करते। विदेश से मिलने वाली सस्ती और भरोसेमंद आपूर्ति का पुराना सहारा अब खत्म हो रहा है। इसके बिना पूरे सिस्टम को खुद ही ज्यादा बोझ उठाना पड़ेगा। तब दरारें छुपाना और मुश्किल हो जाता है। भंडार और कोयला अल्पकाल में मदद करते हैं, लेकिन वे जो खो गया है उसकी पूरी तरह से भरपाई नहीं कर सकते। ये योजनाओं की बैठकों में मजबूत लगते हैं, लेकिन आत्मनिर्भर भविष्य में ये कम पड़ जाते हैं, वह भविष्य जिसका वादा किया गया था। तो नीति निर्माताओं के पास कठिन विकल्पों का संतुलन बनाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। अगर ज्यादा दबाव डाले तो महंगाई बढ़ती है, अगर पीछे हटे तो विकास धीमा पड़ता है। किसी भी तरह संभलने की गुंजाइश कम होती जाती है। जब ये संतुलन बिगड़ता है तो असर बहुत तेजी से दिखता है। कारखाने शिफ्टें और मजदूरों के घंटे घटाते हैं, जिससे आमदनी और मांग गिरती है और ये चक्र खुद को ही और मजबूत करता जाता है। पुराने समाधान अब कारगर नहीं है। जब बुनियादी चीजें महंगी और आपूर्ति भरोसेमंद न हो तो खर्च बढ़ाकर समस्या हल नहीं होती। ये परेशानियां सिर्फ चीन तक सीमित नहीं हैं। ये व्यापार मार्गों, सप्लाई चेन और रोजमर्रा के कारोबार के जरिए बाहर तक फैल जाती है। उदाहरण के लिए बतौर निवेशक चीन की भूमिका को ही देख लीजिए। यहाँ सिर्फ खरीदार ही नहीं बल्कि बड़ा निवेशक भी है। 2005 से बीजिंग ने क्षेत्र में 269 अरब डॉलर से ज्यादा निवेश किया है। सिर्फ सऊदी अरब ने ही 82 अरब डॉलर प्राप्त किए हैं। संयुक्त अरब अमीरात को 48 अरब डॉलर, इराक को 40 अरब डॉलर और ईरान को चीन समर्थित विकास में लगभग 25 अरब डॉलर मिले हैं। ये महज कागजी आंकड़े नहीं हैं। इस पैसे से बंदरगाह, पाइपलाइन, राजमार्ग, पावर प्लांट जैसी असली चीजें बनाई गई है। ये परियोजनाएं व्यापार मार्ग सुरक्षित करने और आने वाले दशकों तक प्रभाव मजबूत करने के लिए बनाई गई हैं। लेकिन जब संघर्ष शुरू होता है तो वही संपत्तियां जो स्थिरता की गारंटी देने के लिए बनाई गई थी, कमजोरियों के केंद्र बन जाती है। शिपिंग मार्ग कठिन होते हैं, बीमा लागत उछलती है, सुरक्षा जोखिम बढ़ते हैं, परियोजनाओं में देरी होती है। पहले की स्थिर प्रगति अब अनिश्चित लगती है। इन निवेशों के कारण बीजिंग को ये दबाव फौरन और सीधे महसूस होता है और ये तनाव समुद्र तक ही सीमित नहीं रहता। युद्ध न केवल समुद्री मार्गों को बाधित कर रहा है, बल्कि ये उन स्थलीय मार्गों को भी हिला रहा है जिन्हें चीन ने बेल्ट एंड रोड पहल के तहत वर्षों तक सुरक्षित करने की कोशिश की थी। जो समुद्री असुरक्षा से बचाव का तरीका था, उसमें अब अपनी ही दरारें दिखने लगी हैं।
ईरान को एक महत्वपूर्ण स्थलीय पुल के रूप में काम करना था, जो चीन को मध्य एशिया से जोड़ता और फिर आगे यूरोप तक पहुंचाता। बीजिंग ने रेल लाइनों, बंदरगाहों और ऊर्जा गलियारों में पैसा लगाया ताकि सामान और तेल को जोखिम भरे समुद्री रास्तों पर इतनी ज्यादा निर्भरता के बिना एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जा सके। कागज पर यह रणनीति मास्टर स्ट्रोक थी, लेकिन अब ये परियोजनाएं असली दबाव में हैं। इजरायली हमलों ने प्रस्तावित चीन ईरान रेलवे के उन हिस्सों को नुकसान पहुंचाया जो अभी नियमित यातायात के लिए खुल भी नहीं पाए थे। मध्य एशिया के जरिए माल ढुलाई की कड़ियां धीमी हो गई हैं या अनिश्चित हो गई हैं, क्योंकि माल को या तो दूसरी जगह भेजा जा रहा है या उसमें देरी हो रही है। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के विस्तारित हिस्से, जिसमें ग्वादर बंदरगाह के आसपास की गतिविधियां भी शामिल है, होर्मुज के पास मचे हंगामे से अतिरिक्त दबाव महसूस कर रहे हैं। खाड़ी में चीनी वित्त पोषित संपत्तियां भी जोखिम में हैं। कुछ बंदरगाह और बुनियादी ढांचे संघर्ष से प्रभावित हुए हैं, अन्य को संचालन के लिए अधिक सुरक्षा लागत उठानी पड़ रही है। यही असली समस्या है, जो व्यापार और प्रभाव के लिए समझदारी से लगाए गए लंबे समय के दाव अब अचानक महंगे सिरदर्द बन गए हैं। लचीलापन बनाने के बजाय यह युद्ध दिखाता है कि वे निवेश कितने नाजुक हैं। दबाव सिर्फ तट तक सीमित नहीं, ये उन स्थलीय परियोजनाओं तक गहराई से पहुंचता है जिन्हें चीन को मजबूत, अधिक आत्मनिर्भर और बाहरी झटकों के प्रति कम संवेदनशील बनाने के लिए शुरू किया गया था। अब वही परियोजनाएं बोझ बन गई हैं, बुरे वक्त में पैसे और भरोसा खत्म कर रही है। इसी कारण चीन की प्रतिक्रिया अलग है, क्योंकि वह जमीनी स्तर पर उसके वास्तविक हित जुड़े हैं और वह घटनाओं को दूर से नहीं देख रहा। जब कोई बाधा आती है तो ये किसी दूर की समस्या जैसी नहीं लगती, बल्कि उसके खुद के सावधानी से बनाए गए योजनाओं के लिए सीधा खतरा बन जाती है। जैसे जैसे दबाव बढ़ता है, सिस्टम अपने परिचित तरीकों से प्रतिक्रिया करता है। सरकारी संदेशों में मजबूती और लचीलेपन पर जोर दिया जाता है, जबकि फैक्ट्रियों की समस्याएं कम उजागर होती है। अशांति के किसी भी संकेत को दिखने से रोकने के लिए चुपचाप कदम उठाए जाते हैं, जो गहरी सच्चाई दिखाता है। एक ऐसी अर्थव्यवस्था जो विकास और स्थिरता पर टिकी है, वह अपनी कमजोरियां उजागर नहीं कर सकती। इसलिए वह न केवल समस्याओं को संभालने में, बल्कि उन समस्याओं को जनता के सामने कैसे पेश किया जाए, इसमें भी कड़ी मेहनत करती है। फिर भी ये दबाव पूरे सिस्टम में लगातार अपनी जगह बनाता रहता है। कारखानों को बढ़ती लागतों का सामना है, ग्राहक खर्च नहीं कर रहे और दबाव लगातार परत दर परत फैल रहा है। हाँ, कुछ सेक्टर को अभी राहत मिल सकती है। कोयला आधारित उद्योगों की मांग तेल महंगा होने से बढ़ रही है। सरकारी कंपनियां कुछ अल्पकालिक सफलताएं हासिल कर रही हैं, लेकिन एक कदम पीछे हटकर बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें, बाकी की अर्थव्यवस्था अब पहले की तुलना में कहीं ज्यादा भारी, धीमी और कम लचीली महसूस होती है। अगर आप और पीछे हटकर देखें तो ये सब एक बड़ी समस्या की तरफ इशारा करता है। चीन के ईरान से करीबी रिश्ते पहले समझदारी भरा कदम, लगभग मास्टर स्ट्रोक लगे थे। सस्ता तेल, मजबूत व्यापारिक संबंध और रणनीतिक पकड़ पूरे सिस्टम को ज्यादा मजबूत और सुरक्षित बनाते थे, लेकिन अब यही संबंध जोखिम बन गए हैं। जो पहले स्थिरता देता था, अब हालात बदलते ही कमजोरियां ला रहा है। ये असर का सिलसिला काफी सीधा साधा रहा है। ऊर्जा पर मिलने वाली छूट लगभग रातों रात गायब हो गई, जिससे लागत बढ़ गई। ज्यादा लागत ने फैक्ट्रियों के मुनाफे को बुरी तरह दबा दिया। ये दबाव सप्लाई चेन तक फैल गया और जल्द ही ये उन हाईटेक क्षेत्रों तक भी पहुंच गया जिन्हें भविष्य माना जाता था। अब नीति निर्माता फंस गए हैं। वे विकास को बनाए रखने और महंगाई को काबू में रखने के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ सबसे खास बात यह है कि चीन पर न बम गिरा, न नाकाबंदी हुई, न वो युद्ध में है। फिर भी हर जगह लागत बढ़ रही है, कमजोरियां दिख रही है और अधिकारी स्थिरता बनाए रखने के लिए दखल दे रहे हैं, जिससे यह एक बड़ा मोड़ लग रहा है। पूरी तरह सुरक्षित अर्थव्यवस्था की धारणा अब कमजोर पड़ने लगी है। इसलिए नहीं कि सब कुछ बिखर रहा है, बल्कि इसलिए क्योंकि सिस्टम की परीक्षा हुई है और इससे साफ हो गया है कि इसकी सीमाएं कहाँ हैं। ये दबाव में झुक गया और अब उन कमजोरियों को नजरअंदाज करना नामुमकिन है। अब कहानी सिर्फ चीन की ताकत की नहीं है, ये अब एक ऐसी कहानी बनती जा रही है कि वो ताकत असल में कैसे बनाई गई थी, वो किस पर सच में निर्भर करती है, और जब असली दबाव आता है तो ये निर्भरताएं कितनी जल्दी आपके खिलाफ हो सकती हैं। आगे देखते हुए इनमें से कुछ भी आसान नहीं होने वाला है। अगर युद्ध विराम सच में कायम रहता है तो थोड़े समय के लिए राहत मिल सकती है,
टैंकर फिर से ज्यादा आसानी से चलना शुरू कर सकते हैं, कीमतें थोड़ी कम हो सकती है और पूरे सिस्टम को आखिरकार सांस लेने का मौका मिल सकता है। ऐसा दबाव थोड़ी देर के लिए हालात को स्थिर करने में मदद कर सकता है, लेकिन जो गहरे समस्याएं हैं वो कहीं नहीं जा रही हैं। पुरानी निर्भरताएं अब भी है और कमजोरियां पहले ही उजागर हो चुकी है। बीजिंग आगे क्या करने का फैसला करता है यह बहुत मायने रखेगा। वे अपनी पकड़ मजबूत कर सकते हैं, नियंत्रण कड़ा कर सकते हैं, समर्थन और संसाधन बढ़ा सकते हैं और आत्मनिर्भरता पर जोर दे सकते हैं, या वे थोड़ी ढील देना शुरू कर सकते हैं, सिस्टम को सांस लेने के लिए और जगह दे सकते हैं और शायद उन कुछ रिश्तों पर फिर से विचार कर सकते हैं जिनमें अब छुपे हुए जोखिम जुड़े हैं। चाहे वे किसी भी रास्ते जाएं, असली बदलाव आने वाला है। यही हम सबके लिए मायने रखता है। चीन वैश्विक विनिर्माण केंद्र है। दुनिया की फैक्ट्री में दबाव बनने पर वो सिर्फ उनकी सीमाओं तक सीमित नहीं रहता, ये तेजी से फैलता है और शेयर बाजार, सप्लाई चेन व बीजिंग से दूर जगहों के सुपरमार्केट की शेल्फों तक असर डालता है। अंततः दुनिया भी इसे महसूस करती है। अगर चीन के बारे में यह कहानी, जिसमें वह हजारों मील दूर हो रही जंग से आर्थिक झटके झेल रहा है, आपको सोचने पर मजबूर कर गई हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि अगली बार जब आपके वॉलेट पर झटका आए उससे पहले आपको ऐसे और विश्लेषण मिल सके जो कड़ियां जोड़कर समझाएं।